इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था और क्लास 12 में भी है। आईआईटी का एग्जाम हो या फिर मेडिकल का इंट्रेंस एग्जाम हो या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो, इस टॉपिक से प्रॉब्लम ना पूछे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आज के क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को किस तरह से काफी इजी वे में बनाया जा सकता है। तो यह आज का क्लास वैसे स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होगा जो कि आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे आप जानते हैं कि 12th का बोर्ड एग्जाम में भी न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, तो जिन भी स्टूडेंट्स को 12th का बोर्ड एग्जाम देना है उनके लिए भी ये वीडियो काफी फ्रूटफुल होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं आप सभी स्टूडेंट्स का पूरे टॉप ट्यूटोरियल फैमिली की ओर से पुनः एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए सीधे हम लोग आते हैं टॉपिक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखने से काफी कॉम्प्लिकेटेड दो फिगर नजर आ रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम्स, इस तरह का फिगर अक्सर हमारे सामने एग्जाम्स में आता है। तो इससे कोई डरने की बात नहीं है, बहुत ही इजी वे में हम लोग इस तरह के फिगर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान से स्टेप बाय स्टेप हमें ऊपर की तरफ बढ़ना है। तो देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टॉपिक में सबसे पहले हमें समझना है कि आखिर ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होता है। तो चलिए मैं यहां पर आपको दिखला भी रहा हूं, मैं जो भी बोलता जाऊंगा यहां पर वो सभी चीज आपको यहां स्क्रीन पे नजर आएगा। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स किसे कहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी दो टर्मिनल के बीच अगर एक से ज्यादा रजिस्टर मौजूद हो तो उसे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कहते हैं। क्या मैंने कहा? अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक से ज्यादा रजिस्टर मौजूद हो दो टर्मिनल के बीच में, तो इसे ही कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। फिगर कोई भी तरह का हो सकता है। जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं इस फर्स्ट फिगर का, तो ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो है पॉइंट ए, यह एक टर्मिनल है और यह पॉइंट बी भी एक टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब समझते हो ना? किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का टर्मिनल का मतलब होता है कि उसका वह पॉइंट जहां से हम लोग बैटरी के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। यानी जब जरूरत पड़ेगी तो बैटरी का एक टर्मिनल ए से कनेक्ट होगा और बैटरी का दूसरा टर्मिनल बी से कनेक्ट होगा। तो देखिए, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में पॉइंट ए एक टर्मिनल हो गया, बी एक टर्मिनल हो गया और दोनों के बीच देखो, अगर आप इस तरह से एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल के बीच जाना चाहेंगे तो दो रजिस्टर मिलेगा। अगर आप इस रास्ता से एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल के बीच जाना चाहेंगे तो भी दो रजिस्टर मिलेगा। अगर आप टर्मिनल ए से चाहें तो इस प्रकार से भी टर्मिनल बी के पास जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से जाने पर आपको 3 रजिस्टर मिलेगा। आप कोई और भी रास्ता सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो इस जगह हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि ए से बी तक जाने के लिए हमें एक से ज्यादा रजिस्टर को पार करना पड़ रहा है, या और सीधा सीधा लैंग्वेज में कहें तो इस सर्किट में ए और बी दो टर्मिनल है और दोनों टर्मिनल के बीच में एक से ज्यादा रजिस्टर मौजूद है, तो इसी को कहा जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। आप इस फिगर को भी देखिए, यह है पॉइंट ए, यह है पॉइंट बी, और देखिए टर्मिनल ए और टर्मिनल के बीच में बहुत सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो इसे भी हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। क्लियर है? वैसे आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में क्लास 10th में भी पढ़ा था, लेकिन 12 में भी पढ़ना है। 10th में आपने बहुत लो लेवल के चीजों को पढ़ा था इस टॉपिक में, 12 में काफी 12 में काफी अपर लेवल के चीजों का स्टडी करना है। तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या होता है, ये चीज तो आप समझ गए हैं। आपने क्लास 10th में यह भी पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स 3 प्रकार का होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि 12 में कॉम्बिनेशन का टाइप और बदल जाएगा? क्या आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम में इससे कुछ अलग तरह का कॉम्बिनेशन आता है? नहीं, अभी भी वही 3 कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मैं इन तीनों को थोड़ा सा अलग तरह से आप लोगों को डिफाइन करके समझाता हूं, एक ऐसा डेफिनेशन जिसके कारण कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से बन जाए। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जंक्शन किसे कहते हैं। एकदम सीधा सा पॉइंट है जंक्शन का, वैसा जगह जहां से कम 3 तरफ जाया जा सकता है उसे जंक्शन कहते हैं। अगर एक तरफ वहां से जाते हैं तो जंक्शन नहीं है, 2 तरफ आप जाते हैं तो जंक्शन नहीं है, 3 तरफ अगर चले गए या 3 से ज्यादा तरफ आप जा सकते हैं तो वह जंक्शन है। आप ये चीज स्टेशन पे भी देखते होंगे, जैसे पटना स्टेशन पे चले जाइए, वहां पे लिखा हुआ मिलता है पटना जंक्शन। क्या कारण है? क्योंकि पटना स्टेशन पे खड़े हो जाइएगा, 4 तरफ जाने का वहां से रास्ता है। अगर पूरब के तरफ बढ़े तो आप चले जाइएगा हावड़ा के तरफ, अगर पश्चिम के तरफ बढ़े तो आप दिल्ली के तरफ चले जाइएगा, अगर आप साउथ के तरफ बढ़िएगा तो गया के तरफ चले जाइएगा, और अगर आप नॉर्थ के तरफ बढ़ेंगे तो हाजीपुर के तरफ आप चले जाइएगा। तो इसलिए पटना एक जंक्शन है, क्योंकि वहां पर 2 से ज्यादा तरफ जाने का रास्ता मौजूद है। लेकिन अगर आप कोई दूसरे स्टेशन की बात करें, जिसे मान लेते हैं जहानाबाद की बात करते हैं, आप में से कोई भी स्टूडेंट्स अगर जहानाबाद तरफ गए होंगे या फिर और भी अपने लोकल एरिया में स्टेशन पर, तो देखिएगा कि ज्यादातर स्टेशन पे जंक्शन नहीं लिखा हुआ रहता है। अगर जहानाबाद की बात करें तो सिर्फ वहां नेम में जहानाबाद लिखा रहता है, जहानाबाद जंक्शन लिखा हुआ नहीं रहता है। क्या कारण है? क्योंकि आप जहानाबाद स्टेशन पे खड़े हो जाइएगा तो सिर्फ 2 तरफ जाने का रास्ता है। अगर आप उत्तर के तरफ आइएगा तो पटना पहुंचिएगा, और दक्षिण के तरफ जाइएगा तो गया जाइएगा, तीसरा तरफ जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए वो जंक्शन नहीं है। क्लियर है? तो जंक्शन क्या है समझ में आ गया। अब इस फिगर की बात कीजिए, देखिए ध्यान से, टर्मिनल ए और टर्मिनल के बी में कोई जंक्शन नहीं है। क्लियर? अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो यहां यह एक जंक्शन आपको नजर आ रहा है, 4 रास्ता है, ठीक है। यहां भी एक जंक्शन आपको नजर आ रहा है, 4 रास्ता है यहां पे। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यह भी एक जंक्शन है, क्योंकि यहां से भी आपको 3 तरफ जाने का रास्ता मिल रहा है। तो देखिए अब ध्यान से समझिए सीरीज कॉम्बिनेशन का एकदम बहुत ही आसान और बहुत ही सटीक डेफिनेशन। रजिस्टर्स का वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें जंक्शन ना हो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्या मैंने कहा? रजिस्टर्स का वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें जंक्शन ना हो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। यानी कि एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल तक आप चले गए सर्किट से होते हुए,
और आपको कोई जंक्शन ना मिला तब वह सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। जैसा कि इस फिगर में देखिए, टर्मिनल ए से टर्मिनल बी तक जाने के लिए आप सिर्फ रजिस्टर वायर होते हुए पहुंच गए, कोई जंक्शन नहीं मिला, निश्चित रूप से यह सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? तो फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे? क्या ऐसा बोल दिया जाए कि रजिस्टर्स का वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें जंक्शन मौजूद हो वो पैरेलल कहलाएगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जंक्शन के हिसाब से मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ सीरीज को डिफाइन करने के लिए कहा। ठीक है? पैरेलल का डेफिनेशन देखिए, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का हर एक रजिस्टर का दोनों किनारा, दोनों इंड डायरेक्ट वायर से होते हुए टर्मिनल्स से जुड़ा हुआ हो, तो वैसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। क्या मैंने कहा? हर एक रजिस्टर का दोनों इंड डायरेक्ट वायर से होते हुए, मतलब बीच में कोई और बैटरी, कोई और रजिस्टर या कोई और इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो हर रजिस्टर का अगर दोनों इंड डायरेक्ट टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो, बीच में कोई और डिवाइस ना हो, तो उसे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसा कि इस फिगर की बात कीजिए, आप देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट रजिस्टर है, ये सेकंड रजिस्टर है, ये थर्ड रजिस्टर है। अगर फर्स्ट रजिस्टर की बात करें तो इस रजिस्टर का लेफ्ट एंड को देखिए, डायरेक्ट टर्मिनल ए से जुड़ा है सिर्फ वायर से होकर, और इस रजिस्टर का ही दूसरा एंड डायरेक्ट टर्मिनल बी से जुड़ा है सिर्फ वायर से होकर। सेकंड रजिस्टर का भी तो वही स्थिति है, लेफ्ट एंड ए से जुड़ गया डायरेक्ट वायर से होकर, और राइट एंड जुड़ गया टर्मिनल बी से डायरेक्ट वायर से होकर। अगर इस थर्ड रजिस्टर की बात करें तो सेम कंडीशन है, लेफ्ट एंड टर्मिनल ए से और राइट एंड टर्मिनल बी से जुड़ गया डायरेक्ट वायर से होकर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और करंट इलेक्ट्रिसिटी में कभी भी वायर के लेंथ पर दिमाग मत लगाइएगा। याद रखिए, वायर के लेंथ का कोई यूज नहीं है फिजिक्स में, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ना ही मॉडर्न फिजिक्स में, कहीं नहीं। इसलिए कभी भी वायर के लेंथ पे दिमाग मत लगाइएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन देखना है। क्या मैंने कहा? कनेक्शन देखना है, वायर का लेंथ नहीं देखना है। क्लियर है? तो देखिए, यहां तीनों रजिस्टर का एक एक इंड टर्मिनल ए से डायरेक्ट वायर से जुड़ा, और ये इस तरह से दूसरा एंड भी डायरेक्ट दूसरा टर्मिनल बी से जुड़ गया। तो यह हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब आ जाइए तीसरा पर, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। क्या इसका डेफिनेशन दिया जाए? एकदम सीधी सी बात हो गई इसका। रजिस्टर्स का वैसा कॉम्बिनेशन जो ना तो सीरीज हो और ना पैरेलल हो। क्या मैंने कहा? रजिस्टर्स का वैसा कॉम्बिनेशन जो ना तो सीरीज हो ना पैरेलल हो, वो अपने आप मिक्स्ड हो गया। क्लियर? जो ना सीरीज और ना ही पैरेलल, वो अपने आप मिक्स्ड हो गया। यानी कि अगर कोई कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स आपके सामने आ जाए और आप ये जानना चाहें कि ये किस टाइप का है, तो चेक कीजिए कि वो सीरीज है या पैरेलल है। सीरीज चेक करने का मैंने सीधा सीधा तरीका बतला दिया, पैरेलल चेक करने का भी मैंने सीधा तरीका बतला दिया। उसके बाद अगर वो दोनों नहीं है तो चेक कर लीजिए, वो अपने आप समझ लीजिए क्यों मिक्स्ड है। जैसे कि मैं इस तीसरे फिगर की बात करता हूं, इस कॉम्बिनेशन को देखिए, क्या ये सीरीज है? नहीं है, क्योंकि अगर टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच की बात की जाए तो दो दो जंक्शन यहां पर मौजूद है, एक यहां पे जंक्शन है और एक यहां पे जंक्शन है, तो ऑटोमेटिकली ये सीरीज से तो बाहर हो गया।
अब पैरेलल के हिसाब से सोच ले, मैंने क्या बताया था, हर रजिस्टर का दोनों इंड डायरेक्ट वायर से जुड़ा होना चाहिए, दोनों टर्मिनल से। तो अगर आप फर्स्ट रजिस्टर की बात करें तो देखो लेफ्ट इंड तो इसका लेफ्ट इंड तो डायरेक्ट जुड़ गया टर्मिनल ए से, क्या राइट इंड जुड़ा दूसरा टर्मिनल से? टर्मिनल बी से नहीं जुड़ा है रजिस्टर 1 का राइट इंड डायरेक्ट, क्योंकि बीच में एक दूसरा रजिस्टर आ गया। मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट जुड़ा हुआ होना चाहिए, बीच में कोई और रजिस्टर या कोई बैटरी या कोई अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट रजिस्टर का सिर्फ एक इंड जुड़ा टर्मिनल ए से, दूसरा इंड टर्मिनल बी से डायरेक्ट नहीं जुड़ा। तो जब एक रजिस्टर का दोनों इंड नहीं जुड़ पाया डायरेक्ट दोनों टर्मिनल से, तो यही तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन नहीं होने के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और आप ध्यान से देखिए वही स्थिति तो इस सेकंड रजिस्टर के साथ भी है, वही इस थर्ड रजिस्टर के साथ भी है, यानी ये पैरेलल भी नहीं है। तो मैंने साफ कहा जो ना सीरीज है ना पैरेलल है, और वो अपने आप मिक्स्ड हो जाएगा। ये देखिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो गया। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जी, मैंने आपके लिए एक प्रश्न यहां पे, एक क्वेश्चन इस जगह पे रखा है, ये खुद आपको सोचना है। बस एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, मतलब अब तक जो पढ़ा है इसके हिसाब से। ए और बी दो टर्मिनल है, बीच में 3 रजिस्टर है R1 R2 R3, और सर्किट कुछ इस तरह का है। ये आपको सोच के बतलाना है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? सीरीज है या पैरेलल है या मिक्स्ड है, ये आपको सोच के बतलाना है। क्लियर? इसका आंसर अगर जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इंस्टीट्यूट का, आप उस पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आंसर टाइप करके भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको इसका आंसर, एक्सप्लेनेशन वगैरह सारा चीज आपको मिल जाएगा। या फिर इस टॉपिक में आगे हम लोग जो भी एक्सरसाइज की डिस्कस करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे, तो कुछ प्रॉब्लम्स तो मैं बतलाऊंगा अभी क्लास में, और कुछ आप लोगों को होमवर्क के लिए देंगे। तो जो आपने होमवर्क में बनाया उसका आंसर सही है या नहीं है, इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर आप आंसर फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख के भेज दीजिएगा। हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से आपको मिल जाएगा उसका आंसर, एक्सप्लेनेशन भी अगर जरूरत पड़ेगी तो मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया क्योंकि हमें बिल्कुल हाई लेवल तक जाना है। चलिए फिर क्लास 10th का ही लेवल तक अभी है, अब इसके बाद हम लोगों का शुरू हो जाएगा आगे का लेवल। यहां तक तो ही लेवल है, चलिए देखते हैं। देखो जी, एक टर्म आया था क्लास 10th में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फॉर्मूला तो आप लोगों को याद ही होगा, आपने 10th में पढ़ा भी था, यहां भी यूज है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका यूज होता है, चाहे वो आईआईटी का एग्जाम हो या फिर मेडिकल का या फिर कोई अदर एग्जाम्स हो। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, पहले डेफिनेशन को समझिए। मैं वो डेफिनेशन यूज नहीं कर रहा हूं, मैं वो डेफिनेशन आपको नहीं बतला रहा हूं जो हर किताब में लिखा हुआ होता है। मैं आपको वही डेफिनेशन बतला रहा हूं जो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में हेल्प करेगा, वह डेफिनेशन जो आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। मैं वो डेफिनेशन आपको नहीं बतला रहा हूं जो एनसीईआरटी के बुक में या फिर कोई अदर बुक में मिलता है, जो काफी लंबा होता है, लेंदी होता है। मुझे नहीं लेना देना है उससे कोई, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किताब क्या लिख रहा है। मुझे इस बात से मतलब है कि आपसे न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से बनेगा। मुझे वो डेफिनेशन समझाना है ताकि वो डेफिनेशन
आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ाए। चलिए देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को समझाता हूं क्या होता है। देखो जी, इक्विवेलेंट एक कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स क्या है ये तो आप समझ चुके हैं। अब देखिए, अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के दोनों टर्मिनल्स को बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिएगा तो बैटरी से होकर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। वो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट से होके भी फ्लो करेगा। वो जो करंट होगा वो बैटरी से भी फ्लो करेगा और इलेक्ट्रिकल सर्किट से भी फ्लो करेगा। याद रखिएगा, जब आप कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रिकल सर्किट को बैटरी से या कोई भी इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो सिर्फ उस सर्किट में ही करंट का फ्लो नहीं होता है, बल्कि उस बैटरी या जो सोर्स है अल्टरनेट के करंट का, उसके अंदर से भी फ्लो होता है वो करंट। क्लियर है? तो जब कभी भी आप किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो उस बैटरी के अंदर से भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। तो देखिए, ध्यान से बात को समझिएगा, बहुत छोटा और बहुत स्पष्ट डेफिनेशन है। जब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स मिलकर उस बैटरी के अंदर से जितना करंट को फ्लो करवाता है, अगर उसी बैटरी से उस पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को हटाकर एक सिंगल रजिस्टर को जोड़ दे, एक ऐसा सिंगल रजिस्टर, एक ऐसा वैल्यू का रजिस्टर जो अकेले उस बैटरी से उतना ही करंट को फ्लो कराए जितना करंट सभी रजिस्टर मिलके फ्लो करवा रहा था, तो उस रजिस्टर को, उस कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। समझे? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझे? फिर से देखिए, एक एग्जांपल से देखिए। मान लीजिए कि 4 लेबर काम कर रहा है, कुछ काम दिया गया है। मान लेते हैं कि 4 लेबर ने दिन भर मेहनत करके 500 ईंट को जमीन से उठाकर 5th फ्लोर पे पहुंचा दिया। क्या मैंने कहा? ध्यान से सुनिएगा। 4 लेबर ने दिन भर में 500 ईंट को ग्राउंड से उठाकर 5th फ्लोर पे पहुंचा दिया। ठीक है? अब मान लेते हैं कि एक आपने अलग काफी मेहनती लेबर को बुलाया और वो लेबर दिन भर मेहनत करके अकेले 500 ईंट को ग्राउंड फ्लोर से उठाकर 5th फ्लोर पर पहुंचा देता है। क्या मैंने कहा? एक तरफ 4 लेबर मिलकर 500 ईंट को एक दिन में जमीन से उठाकर 5th फ्लोर पे पहुंचाता है, दूसरी तरफ एक अकेला लेबर 500 ईंट को उठाकर जमीन से, ग्राउंड से वो 5th फ्लोर पे पहुंचा देता है। यानी वो अकेला लेबर इस चारों लेबर के बराबर काम कर रहा है, तो उस लेबर को इस चारों लेबर का इक्विवेलेंट लेबर कहेंगे। तो वैसे ही कुछ रजिस्टर्स मिलकर किसी बैटरी से जितना करंट फ्लो करवा रहा है, अगर एक अकेला रजिस्टर उसी बैटरी से उतना ही करंट को फ्लो करा रहा हो तो उस अकेला रजिस्टर को, उस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है? फिगर में समझते हैं इस बात को। देखिए, मान लेते हैं कि टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में 3 रजिस्टर जुड़ा हुआ है। क्लियर है? टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में 3 रजिस्टर जुड़ा हुआ है।
तो टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ये देखिए टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में एक बैटरी को हमने कनेक्ट करवा दिया है। क्लियर है? यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, करंट का जो डायरेक्शन देख रहे हो ये राइट साइड नहीं होगा, यहां पर लेफ्ट साइड होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो मान लेते हैं कि जब इस कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से आपने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया और इस कारण से इस पूरा सर्किट से करंट आई फ्लो होने लगा और इस बैटरी से भी वही करंट आई फ्लो होने लगा। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि बैटरी यही लेते हैं, वही बैटरी, ये देखो एप्सिलॉन वोल्टेज वाला जो बैटरी है ना, या एप्सिलॉन ईएमएफ वाला जो बैटरी है वही बैटरी लेते हैं, बैटरी नहीं बदलते हैं। लेकिन इस पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को हटाकर सिर्फ एक रजिस्टर को लगाते हैं, सिर्फ एक रजिस्टर। लेकिन ये रजिस्टर ऐसा है जो उसी बैटरी से उतना ही करंट को फ्लो करवा रहा है जितना कि सब मिलकर करवा रहा था। यहां सभी रजिस्टर मिलकर कितना करंट फ्लो कराया था? आई, बैटरी से होके आई। यहां ये अकेला रजिस्टर उसी बैटरी से करंट आई फ्लो करवा रहा है। तो हम लोग इस रजिस्टर को, इस पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट कहें, इक्विवेलेंट कहें। क्लियर है? तो यही रजिस्टर इसका इक्विवेलेंट कहलाएगा। अब ये इक्विवेलेंट देखो सीरीज में भी होता है, पैरेलल में भी होता है, मिक्स्ड में भी होता है। जैसे कि अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो यह एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स था और अगर इसमें आपने कोई बैटरी को कनेक्ट किया, जितना करंट फ्लो हुआ उसी बैटरी से उतना ही करंट अगर कोई एक रजिस्टर फ्लो करवा दे तो इस रजिस्टर को इस सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कहेंगे। उसी तरह से अब यहां पर एक चीज और को देख लेते हैं। देखिए सीरीज में इक्विवेलेंट के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 10th में, तो चूंकि फॉर्मूला का, ये वाला फॉर्मूला का डेरिवेशन यानी कि प्रूफ जो है क्लास 10th में था, इसलिए आपको 12 में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे 12 के सिलेबस में तो है, इस फॉर्मूला का प्रूफ भी है। जब आप 12 का क्लास करेंगे हमारे पास तो फिर वहां पर इसका प्रूफ भी आपको बतलाएंगे। लेकिन मैंने पहले ही बतलाया इस वीडियो के शुरुआत में ही कि ये वीडियो स्पेशली आईआईटी मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम को लेकर मैंने बनाया है, जिसमें कि 12 का बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आप देख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग अब यहाँ पर प्रूफ पर ध्यान नहीं देंगे, सीधे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ध्यान देंगे, कॉन्सेप्चुअल पार्ट पर फोकस करेंगे, न्यूमेरिकल्स पर फोकस करेंगे। क्लियर है? तो आपने क्लास 10th में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन का कि R1 प्लस R2 प्लस R3 वगैरह होते चला जाता है। तो यहां पर वही बात होगी कि 3 अगर रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है R1 R2 R3 वगैरह, तो इसका इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। अगर 3 से ज्यादा रहता तो और भी रजिस्टर्स यहां पर डायरेक्ट ऐड हो जाता। क्लियर है? तो मैंने आपको यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डेफिनेशन समझाया, उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आपने क्लास 10th में ही पढ़ा था। उसी फॉर्मूला को आपको याद रखना है, इस आगे का क्लास में भी इसी का यूज होगा। ठीक है? अब यहां पर मैं छोटा सा एक और मैटर आगे समझाता हूं। ये देखिए, देखो जी, बहुत सा ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने आएगा जब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज होगा और सभी रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस बिल्कुल बराबर बराबर होगा। जैसे यहां देखो, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में जो रजिस्टर्स लगा हुआ है, देखने से ही लग रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है ना? और है क्या कि सभी का वैल्यू बराबर है। मतलब मान लेते हैं कि एक अगर 2 ओम का है तो सभी रजिस्टर 2 ओम का ही है। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो सीधा सा बात है, यहां पे हमने देखा कि हर एक का रेजिस्टेंस को आपस में ऐड कर देते हैं इक्विवेलेंट निकालते समय सीरीज में। तो सीरीज में इक्विवेलेंट निकालते समय सभी को आपस में ऐड कर देंगे, यानी कि R1 R2 प्लस R3 कितना तक, n तक चला जाएगा। यानी पहला रजिस्टर का भी रेजिस्टेंस R, दूसरा का भी रेजिस्टेंस R, तीसरा का भी रेजिस्टेंस R, और इस तरह से कितना तक चला जाएगा, n टर्म्स तक चला जाएगा। तो अगर आप R को
n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने पढ़ा है n इंटू आर। 4 को अगर 5 बार ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 20, यानी 4 इंटू 5। वही चीज तो यहां भी है n इंटू आर। यानी कि अगर आइडेंटिकल रजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में मौजूद हो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो एक रजिस्टर के रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के साथ में, तो एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस हुआ R उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया नंबर ऑफ रजिस्टर्स के साथ में। क्लियर है? तो अगर सभी आइडेंटिकल सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स रहेगा तो इसका यूज करेंगे, और अगर जो है वो सब का सब अलग अलग वैल्यू का होगा तो इसका यूज करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर कुछ आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 2 है, एक्सरसाइज 2 में यहां पर कुछ रजिस्टर्स आपको दिखलाया गया है, इन सभी का इक्विवेलेंट निकालना है। बहुत इजी है, घर पे अटेम्प्ट लीजिएगा, इजी वे में बन जाएगा। कोई दिक्कत रह जाएगी तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और थ्योरी को देखते हैं। तो अभी तक देखो मैंने यहां जो बतलाया एक तरह से क्लास 10 से रिलेटेड था। अब आगे का मैटर को देखिए। देखो जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पूरा टॉपिक में इसका बहुत ही डीप यूज होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए और उससे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट रजिस्टर को पार करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करता चला जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब तो आप जानते ही हैं, पढ़े ही हैं क्लास 12 में, क्लास 10 में भी आपने पढ़ा है। अगर नहीं आपको याद है, कोई कंफ्यूजन है तो आप सिंपली समझ लीजिए वोल्टेज। वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज के बीच थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस है हम लोग दूसरे टॉपिक में क्लियर करेंगे, लेकिन आप मान के चलिए कि एक दूसरा से मिलता जुलता टर्म है। तो अगर कंफ्यूजन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो आप सिंपली समझ सकते हैं वोल्टेज। ठीक है, देखो जी, इलेक्ट्रिक करंट कभी भी सर्किट से फ्लो होता है और अगर वो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को क्रॉस करता है, बैटरी को छोड़कर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को क्रॉस करेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घट जाएगा। बात समझे? देखिए फिगर में समझते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए, पहले ये है टर्मिनल ए, ये है टर्मिनल बी और ये इक्विवेलेंट, और यहां पर बहुत सारे रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है। और मान लेते हैं कि इससे होकर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट बारी बारी से रजिस्टर्स को पार कर रहा है। अब देखिए, एक बात याद रखिएगा, मैंने तुरंत बतलाया, जैसे ही कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस पार करेगा इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल घट जाएगा। तो इस रजिस्टर के इधर जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके तुलना में इधर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि करंट इधर से इधर गया। अगर करंट इधर से इधर आता ना तो इधर के तुलना में इधर का पोटेंशियल कम होता, लेकिन अभी करंट ऐसे जा रहा है तो इधर का जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके तुलना में इधर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके रिस्पेक्ट में इधर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो जाएगा। फिर देखो इलेक्ट्रिक करंट इस रजिस्टर को क्रॉस कर गया तो इधर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कम हो जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रिक करंट इस रजिस्टर को भी क्रॉस कर गया तो इधर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिक्रीज करेगा।
ये करंट फिर इस रजिस्टर को भी क्रॉस किया तो इधर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो और डिक्रीज कर जाएगा। बात समझे? तो जैसे 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 इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस करेगा कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, बैटरी को छोड़कर, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता चला जाएगा। यानी कि मान ले कि अगर इस रजिस्टर के लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA है, इधर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान ले कि VL है, इधर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VM मान ले, इधर का VN मान ले और इधर का VB मान ले, तो देखिए ये सिचुएशन मिलेगा। यानी कि VA से स्मॉल हो जाएगा VL, उसके रिस्पेक्ट में भी स्मॉल हो जाएगा VM, उसके रिस्पेक्ट में भी स्मॉल हो जाएगा VN और उससे भी स्मॉल हो जाएगा VB। क्लियर है? अब मैं यहां पर एक और छोटे से पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं। वैसे आपने ये चीज क्लास 10th में भी थोड़ा सा पढ़ा था, 12 में भी पढ़ना है, डिटेल से देखिए। आपने ओम्स लॉ पढ़ा था और आपने ओम्स लॉ में पढ़ा था V इक्वल टू IR। क्लास 10th की बात करें, V इक्वल टू IR। अगर आप 12 में डिटेल से स्टडी करेंगे, कॉन्सेप्चुअली स्टडी करेंगे, तो V के बदले यूज किया जाता है VA माइनस V। क्लियर है? अब देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हर जगह यूज है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, हर जगह। देखिए, अगर किसी रजिस्टर से होकर करंट पास कर रहा है तो रजिस्टर में जिधर से करंट आ रहा है उधर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस जिधर करंट जा रहा है उधर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इक्वल हो जाता है, या इक्वल हो जाता है उस रजिस्टर से पास करने वाला करंट इनटू उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस। ये ओम्स लॉ है। ओम ने इसी बात को बतलाया था। वो जो आप पढ़े थे ना V इक्वल टू IR, उसमें भी आपने जो पढ़ा था वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म था। अब डिटेल से स्टडी कीजिए। क्लियर है? क्या मैंने कहा? ओम्स लॉ क्या कहता है कि जब कभी भी किसी रजिस्टर से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो रजिस्टर में जिधर से करंट आया उधर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जिधर करंट गया उधर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस कर देंगे, तो यही हो जाएगा उस रजिस्टर से पास करने वाला करंट इनटू उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस। देखो, वही चीज मैंने यहां पर लिखा है। जैसे कि अगर इस रजिस्टर पर ओम्स लॉ अप्लाई करें तो इसके है तो करंट इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है करंट, तो इधर का पोटेंशियल मतलब VA से इधर का पोटेंशियल माइनस होगा जिधर करंट गया, यानी VL, यानी VA माइनस VL। ये देखो मैंने लिखा है VA माइनस VL, वह इक्वल हो जाएगा इससे पास करने वाला करंट। कितना करंट पास किया? I इनटू इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है? R1, I R1। ठीक है ना? तो VA माइनस VL इक्वल टू I R1। वैसे ही अगर इस पर मैं अप्लाई करना चाहूं ओम्स लॉ को, क्या लिखेंगे इसमें? तो इधर से करंट आ रहा है ना, तो इधर का पोटेंशियल से माइनस करेंगे, यानी VL से माइनस करेंगे इधर का पोटेंशियल, मतलब जिधर करंट गया, यानी VM को माइनस करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैंने लिखा है VL माइनस VM। क्या हो गया? इक्वल टू इस रजिस्टर से पास करने वाला करंट मतलब वही करंट I इंटू इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस यानी R2, I R2। ये देखिए मैंने लिख दिया। वैसे ही इस पे जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? VM माइनस VN इक्वल टू IR3। ये देखिए VM माइनस VN इक्वल टू IR3। अगर इस पे अप्लाई करेंगे तो VN माइनस VB इक्वल टू IR4। ये देखिए यहां लिखा गया है। क्लियर है ना? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने 12 का स्टडी कर लिया अच्छी तरह से तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ और सिर्फ जंक्शन पर बदलता है। याद रखिएगा, जब तक जंक्शन नहीं मिलेगा करंट का वैल्यू नहीं बदलेगा, यानी किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को पार करने पर इलेक्ट्रिक करंट नहीं बदलता है। क्लियर है? जिस प्रकार से आपको अपना नाम याद है, कभी नहीं भूलते हो, बिल्कुल उसी प्रकार से आप इस बात को याद रखिएगा
कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस को पार करेंगे, बैटरी को छोड़कर इलेक्ट्रिकल डिवाइस को पार करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, तो पोटेंशियल बदलेगा और जरूर बदलेगा, लेकिन करंट नहीं बदलेगा। करंट सिर्फ जंक्शन पर बदलेगा, यहां तक कि बैटरी पार करने पर भी करंट का वैल्यू नहीं बदलता है। बात समझे? तो इसलिए इस फिगर में हर जगह आपको एक ही इलेक्ट्रिक करंट नजर आएगा। अगर आप इसको चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज है तो हर जगह करंट का वैल्यू सेम होगा। क्लियर है? यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में हर जगह करंट का वैल्यू सेम होता है, लेकिन इसको उलटकर मत बोलिएगा कि अगर हर रजिस्टर से फ्लो करने वाला करंट का वैल्यू सेम हो तो वैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को सीरीज कहते हैं। बहुत सारे बच्चे क्लास 10th में ऐसा पढ़ लेते हैं, क्लास 10th की बात क्या करें, 12 में भी ऐसा पढ़ के रखते हैं कि अगर करंट का वैल्यू हर रजिस्टर से सेम फ्लो हो रहा है तो वह कॉम्बिनेशन सीरीज। ऐसा नहीं है। मैंने ये कहा कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज है तो करंट का वैल्यू हर रजिस्टर से सेम होगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि जब हर रजिस्टर से सेम करंट का फ्लो होगा तो वह कॉम्बिनेशन सीरीज ही होगा, क्योंकि मैं आपको दिखलाऊंगा आगे चलकर पैरेलल में भी मिक्स्ड में भी कि कॉम्बिनेशन पैरेलल है, कॉम्बिनेशन मिक्स्ड है, लेकिन कुछ खास कंडीशन में करंट का वैल्यू एक से ज्यादा रजिस्टर्स में सेम हो सकता है। क्लियर है? तो देखो, उम्मीद करते हैं कि यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें नेक्स्ट जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। आईआईटी का एग्जाम में, मेडिकल का एग्जाम में, या फिर बोर्ड का एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा नीचे होता है, इतना दूर तक कम उम्मीद है जाने का। क्लियर है? मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं। देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ रहेगा और कोई दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछेगा। क्लियर है? कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हो सकता है, और कोई दो पॉइंट के बीच का आपसे पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि यहीं पर अगर मैं बात करूं, इस फिगर की बात करें तो 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम का 3 रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है और ये 18 वोल्ट का एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। क्या इसमें टर्मिनल नजर नहीं आया? कोई बात नहीं, नजर नहीं आया तो इमेजिन कर लीजिए एक टर्मिनल यहां है, एक टर्मिनल यहां है। देखो, अगर फिगर में बैटरी दिया हुआ रहेगा ना तो टर्मिनल दिखलाया जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, ये आपको खुद समझना होगा टर्मिनल कहां होगा। तो यहां 3 रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में 18 वोल्ट के एक बैटरी के साथ जुड़ गया है और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो पॉइंट ए यहां पर है, इस जगह जो पॉइंट ए और यहां पॉइंट बी है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। क्लियर है? अक्सर जरूरत पड़ेगा इस तरह का प्रॉब्लम्स का, अक्सर। देखो क्या करना है, ध्यान से बात को समझिएगा, बहुत इजी है, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिए। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में कोई भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आप उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए उस कॉम्बिनेशन का। उसके बाद आप ये निकाल लीजिए कि उस रजिस्टर, उस पूरे कॉम्बिनेशन के बदले अगर इक्विवेलेंट रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया जाता तो बैटरी से कितना करंट फ्लो होता। क्या मैंने कहा? अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज हो और कोई दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया तो सबसे पहले आप उस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालिए और फिर उस पूरा कॉम्बिनेशन को हटाकर उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर को लगा दो और इक्विवेलेंट रजिस्टर को लगाने के बाद में आप ये निकाल लीजिए कि उस बैटरी से होकर कितना करंट का फ्लो होगा। क्लियर है? उसके बाद फिर समझाते हैं क्या करना है, पहले इतना दूर तक देख लेते हैं। जैसे कि देखो,
तीनों रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट निकालने का तरीका मैंने बताया था, सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। मैंने R1 के लिए 2, R2 के लिए 3, R3 के लिए 4 यहां से मैंने देखकर लिख दिया है। तीनों को ऐड कर दीजिए, 9 ओम के बराबर आ गया, इक्विवेलेंट निकल गया। अब मैंने क्या कहा था, मैंने साफ साफ बतलाया था, पूरा कॉम्बिनेशन को हटाइए, उसी बैटरी से इक्विवेलेंट को जोड़िए। देखो वही 18 वोल्ट का बैटरी मैंने लिया और मैंने वही 9 ओम का रजिस्टर को यहाँ पे रख दिया। अब क्या करेंगे, सीधे इस बैटरी पर ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे। मालूम है ना, 9th में पढ़े, 10th में पढ़े हो ना, 12 में भी पढ़े हो ना, कि जब एक रजिस्टर एक बैटरी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहे तो उस रजिस्टर के लिए भी का मान वही हो जाता है जो उस बैटरी के भी का मान है। जो उस बैटरी का वोल्टेज है वही उस रजिस्टर के लिए दोनों तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है। तो मैंने इस रजिस्टर पर सीधे सीधे ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया, V इक्वल टू आई आर। भी का मान कितना हो गया 18, आई को निकालना है, आर का मान देखो यहां निकाल चुके हो 9, ये मैंने रख दिया। और इस प्रकार से आई का मान कितना आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर है यहां पर कि आई का मान 2 ओम के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, आई का मान आ गया 2 एम्पियर के बराबर। तो इस सर्किट से फ्लो होने वाला करंट का वैल्यू कितना हो गया 2 एम्पियर। देखिए अब ध्यान से बात को समझिएगा, इस तीनों रजिस्टर का जो इक्विवेलेंट है वह अकेले इस बैटरी से 2 एम्पियर का करंट फ्लो करवा रहा है। और हमने बतलाया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ही है कि वह पूरा उस बैटरी से जितना करंट फ्लो कराएगा उतना ही करंट पूरा कॉम्बिनेशन से होकर फ्लो करता है। तो अगर इस इक्विवेलेंट रजिस्टर के कारण इस बैटरी से 2 एम्पियर का करंट का फ्लो हो रहा है तो मतलब साफ है कि इस पूरा कॉम्बिनेशन के रहते हुए भी इस बैटरी से 2 एम्पियर का ही करंट फ्लो होगा। यानी इस बैटरी से 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। और चूंकि इसमें कहीं कोई जंक्शन नहीं है, इस पूरा सर्किट में ध्यान से देख लो कोई जंक्शन नहीं है, इसलिए हर रजिस्टर से होकर वही 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अब मैं सिर्फ इस पार्ट का फिगर बना रहा हूं, ये देखिए मैंने इस पार्ट का फिगर बना दिया। तो देखो 2 एम्पियर का करंट ऐसे जा रहा है, ये 2 एम्पियर ऐसे जाएगा और यहाँ इक्विवेलेंट में ऐसे इन करेगा, ये यहां से ऐसे इन करेगा, ये इस तरह से ऐसे जाएगा ये इस तरह से। ये देखिए यहां पर करंट इस तरह से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो ए और बी के बीच का जो रजिस्टर है सिर्फ उसी को लेते हैं, उसी से हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब VA माइनस VB निकालना है। अब ध्यान से देखो, ए और बी के बीच का जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस मालूम है, साथ ही साथ ए और बी के बीच जो रजिस्टर है उससे फ्लो होने वाला करंट भी आपको पता हो चुका है 2 एम्पियर। तो फिर दिक्कत क्या है, अप्लाई कर दो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, अभी मैंने क्या बतलाया था, जिधर से करंट आ रहा है उधर का पोटेंशियल माइनस इधर करंट जा रहा है उधर का पोटेंशियल इक्वल टू आई आर। तो आई के बदले यहां पर लिख देंगे 2, आर के बदले लिख देंगे 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 वोल्ट। आंसर हो गया। यानी कि ए और बी के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होगा। अगर इसको हम लोग प्रैक्टिकल वे में बात करें तो कहा जाएगा कि ए और बी के बीच का वोल्टेज, यानी ये रजिस्टर जिस वोल्टेज पे काम कर रहा है वो वोल्टेज 6 वोल्ट है। वो वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट है। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, इसी से रिलेटेड एक और छोटे सा पॉइंट, इसी से रिलेटेड एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे अभी मैंने यहां पे क्या समझाया, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाएगा आपके सामने, खासकर IIT का एंट्रेंस एग्जाम में, मेडिकल का एग्जाम में भी, कि कोई एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ रहेगा और उसके रिस्पेक्ट में किसी दूसरा पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए कहा जाएगा। कोई एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ रहेगा और उसके रिस्पेक्ट में किसी दूसरा पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए कहा जाएगा। देखिए वो ऐसा प्रॉब्लम्स को किस तरह से बनाया जाएगा, ध्यान से देखिए। ये देखो, पहले फिगर को समझते हैं।
ये देखिए दो ही रजिस्टर लिया गया, ये दो रजिस्टर है, यह एक बैटरी है, तीनों आपस में जुड़ा हुआ है। आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन ही है। तो ये दोनों रजिस्टर इस बैटरी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अब देखिए क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखा हुआ है 0 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिखा हुआ है 0 वोल्ट, और इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछा है कितना होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट, यहां पोटेंशियल कितना होगा, ये बैटरी 27 वोल्ट का है, ये बैटरी कितना का है 27 वोल्ट का है। अब देखो जी, आप दो तीन बातों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितना दूर तक वायर रहेगा पोटेंशियल नहीं बदलेगा, प्रैक्टिकली थोड़ा बदलता है, थ्योरिटिकली बिल्कुल नहीं बदलता है। क्या मैंने कहा, जितना दूर तक वायर रहेगा उतना दूर तक पोटेंशियल नहीं बदलेगा। दूसरी बात, अगर बैटरी 27 वोल्ट का है तो यह मत समझिएगा कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ का वोल्टेज 27 वोल्ट ही होगा, उसका कुछ अलग मतलब होता है। क्या मतलब होता है, आप 12 में पढ़ चुके होंगे, या नहीं तो फिर अगर आपने 12 डिटेल में नहीं पढ़ा है तो जब ओनली फॉर 12 पढ़ेंगे या 12 का थ्योरी को डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पर यह चीज और क्लियर होगा। मैं अभी आप लोगों को इस क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल्स पर फोकस कर रहा हूं, इसके अंदर जो थ्योरी का यूज हो रहा है मैं उसको कैसे हुआ क्यों हुआ इस पर नहीं जा रहा हूं, क्या होता है मैं वो बतला रहा हूं। क्लियर है, न्यूमेरिकल्स कैसे हैंडल करना है उस चीज को समझा रहे, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या आपको कहा, जितना दूर तक डायरेक्ट वायर का कनेक्शन होगा वोल्टेज नहीं बदलेगा। ये मत समझिएगा कि बैटरी अगर 20 वोल्ट का है तो उसका पॉजिटिव साइड में पोटेंशियल यानी वोल्टेज 20 वोल्ट ही रहेगा, मतलब कुछ और होता है। ठीक है, मतलब ये होता है कि पॉजिटिव साइड का वोल्टेज से निगेटिव साइड का वोल्टेज अगर माइनस करेंगे तो वह उसके बराबर होगा जितना बैटरी पे लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जैसे कि यहां पे लिख दिया 0 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल पूछा, यहां पर 27 वोल्ट भी चाहे तो लिख सकता है, यहां चाहे तो 10 वोल्ट भी लिख सकता है, यहां चाहे तो 500 वोल्ट भी लिख सकता है, यहां चाहे तो -200 वोल्ट भी लिख सकता है, ये कुछ भी लिख सकता है, क्वेश्चन में क्लियर है। यहां का निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा, सेम प्रोसेस। आपको यह देखना है कि जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए कहा गया है और जिस पॉइंट के बीच का जिस पॉइंट का पोटेंशियल दिया गया है, दोनों के बीच कौन सा रजिस्टर मौजूद है, या एक से कहीं ज्यादा रजिस्टर तो मौजूद नहीं है। हर रजिस्टर पर ओम्स लॉ अप्लाई कर देना है, क्लियर है। लेकिन ओम्स लॉ तो आप तब अप्लाई करेंगे ना जब रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट पता चल जाए। एकदम सीधा सा बात है। देखो जी, यहां का वोल्टेज मालूम है, यहां का वोल्टेज निकालना है। अगर दोनों पॉइंट के बीच की बात करें तो सिर्फ यह एक रजिस्टर मौजूद है जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस मौजूद है। तो अगर इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है और इसके बीच अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई कर दें तो एक तरफ का पोटेंशियल मालूम है, दूसरा तरफ का निकल जाएगा। लेकिन ओम्स लॉ को तभी अप्लाई करेंगे ना जब इससे फ्लो होने वाला करंट मालूम है। और मैंने साफ साफ बतलाया कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स बैटरी से कनेक्टेड है और उससे फ्लो होने वाला करंट आपको निकालना है तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, उसके बाद इक्विवेलेंट रजिस्टर को डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करके बैटरी से फ्लो होने वाला करंट को निकाल दो और उस करंट को डायरेक्ट इस रजिस्टर से फ्लो करवा के ओम्स लॉ अप्लाई कर दो। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। फिगर याद आ गया? ये देखिए यहां पर देखो, वहां बैटरी कितना का था, 3 ओम और 3 ओम एंड 6 ओम का दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट के लिए सीधे ऐड कर देंगे, 3 + 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 3 + 6 9 हो जाएगा ना। 3 + 6 मैंने कर दिया 9 ओम, इक्विवेलेंट 9 ओम। ये देखो
इक्विवेलेंट रजिस्टर मैंने लगा दिया 9 ओम का। बैटरी कितना वोल्ट का था? 27 वोल्ट का था, वो मैंने बैटरी जोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट इस पर ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे, V इक्वल टू IR इस रजिस्टर पर, क्योंकि एक रजिस्टर एक बैटरी, तो डायरेक्ट ओम्स लॉ अप्लाई कर देना चाहिए। ये देखो मैंने अप्लाई कर दिया। V का वैल्यू हो गया 27 और R का वैल्यू हो गया 9। गुना भाग करने सब जानते हो, I का मान कितना हो जाएगा? I का वैल्यू हो गया 3 एम्पियर के बराबर। क्लियर है? अब मैंने क्या कहा कि जितना बैटरी से होकर करंट फ्लो कर रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में, उतना ही करंट हर एक रजिस्टर से फ्लो करेगा। तो यही 3 ओम का रजिस्टर, यही 3 एम्पियर का करंट जो है उस पूरा कॉम्बिनेशन से फ्लो करेगा, यानी कि 3 ओम का जो रजिस्टर है उससे भी फ्लो करेगा। क्लियर है ना? फिर से देख लीजिए एक बार फिगर। इससे 3 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, ये 3 एम्पियर ऐसे जाएगा, यही 3 एम्पियर इससे भी फ्लो करेगा। तो इससे फ्लो होने वाला करंट है 3 एम्पियर। एक तरफ का पोटेंशियल हो गया Vp, एक तरफ का पोटेंशियल हो गया 0। चलिए इस पर अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ। ध्यान से देखिए, ये देखो जी, ये देखो 3 ओम का रजिस्टर पॉइंट पे और इधर हो गया 0 वोल्ट, ए पर का पोटेंशियल 0 वोल्ट। एक बात मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, वायर का लेंथ का कोई यूज नहीं है फिजिक्स में। सर्किट का शेप कैसा है, कोई यूज नहीं है फिजिक्स में। आपको किस बात पर ध्यान देना है? कनेक्शन पर ध्यान देना है। क्लियर है? देखिए अप्लाई कर दो ओम्स लॉ। तो इसमें करंट इधर से आ रहा है ना, करंट इधर से आ रहा है, इधर का पोटेंशियल से इधर का पोटेंशियल माइनस करेंगे, हो गया VA माइनस BP इक्वल टू IR। तो VA 0 वोल्ट क्वेश्चन में दिया गया था, माइनस VP निकालना है, इक्वल टू I के बदले 3, R के बदले भी 3, तो 3 इंटू 3 9 हो गया। अब ये 0 हटा दीजिए, तो माइनस VP इक्वल टू 9 वोल्ट। ये देखिए माइनस VP इक्वल टू 9 वोल्ट हो गया। तो इस प्रकार से VP का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस 9 वोल्ट, यानी कि उस पॉइंट का पोटेंशियल है माइनस 9 वोल्ट। ये आंसर है। क्लियर है? अब देखो मैं एक ऐसा थ्योरी यहां पे समझा रहा हूं जो आपके सामने अपर लेवल के न्यूमेरिकल्स में बार बार आएगा, और आपको उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर पे जाएंगे। देखिए क्या है थ्योरी। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिसमें के रजिस्टर सीरीज में होंगे, एक से ज्यादा रजिस्टर, और सब इक्वल वैल्यू का होगा, सब इक्वल वैल्यू का होगा। जैसे कि इसी फिगर में आप देख लीजिए, यहां पर एक से ज्यादा रजिस्टर है। अगर बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो 1 2 3 4 5 रजिस्टर सीरीज में है और सब इक्वल वैल्यू का है। क्लियर है? और इसके दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। बहुत तरीका से अप्लाई हो सकता है कि 20 वोल्ट का एक बैटरी लिया गया हो और उसका पॉजिटिव टर्मिनल को पॉइंट ए से और नेगेटिव टर्मिनल को पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिया गया हो, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो कुछ आइडेंटिकल रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है और दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा इसमें अलग अलग जगहों पर का पोटेंशियल्स, यानी कोई भी दो रजिस्टर्स के बीच का पोटेंशियल, ये अक्सर पूछा जाता है। यह बड़ा न्यूमेरिकल्स बनाते समय बीच बीच में इसका जरूरत पड़ता है। ये देखकर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ का या ये सब जगह का पोटेंशियल निकालना है, क्या करेंगे मालूम है? अगर रजिस्टर सीरीज में हो, अगर वह आइडेंटिकल हो, कुछ नहीं करना है, एक एंड से दूसरा एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना है और उसको सीधे डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ रजिस्टर से। क्या मैंने कहा? एक एंड से दूसरा एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल करके उसको नंबर ऑफ रजिस्टर से डिवाइड कर देना है। जो वैल्यू मिलेगा उतना ही पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप करेगा हर रजिस्टर के कारण। देखिए, तो मैंने क्या किया, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को माइनस किया। तो हाई पोटेंशियल वाला टर्मिनल यहां है 50 वोल्ट,
लो पोटेंशियल वाला टर्मिनल यहाँ 30 वोल्ट, तो मैंने 50 माइनस 30 कर दिया, 50 माइनस 30 कर दिया। अब क्या करना है, नंबर ऑफ रजिस्टर से डिवाइड कर देना। देखो 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, 5 रजिस्टर है, 5 से क्या मिला, गुना भाग करने जानते हो, 4 वोल्ट मिला, 4 वोल्ट। यानी कि हर रजिस्टर 4 वोल्ट के इक्वल पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, ड्रॉप करेगा। याद रखिएगा, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हर रजिस्टर का रेजिस्टेंस 4 ओम का है कि 5 ओम का है कि 9 ओम का है, सब इक्वल होना चाहिए। हर रजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम वैल्यू का होना चाहिए। इससे मतलब नहीं है कि हर एक का रेजिस्टेंस 2 ओम का है, कि हर एक का रेजिस्टेंस 10 ओम का है, कि हर एक का रेजिस्टेंस 15 ओम का, इससे मतलब नहीं है। हाँ, अलग अलग नहीं होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, डिफरेंस नहीं। और हमें रजिस्टर के रेजिस्टेंस से डिवाइड नहीं करना है, याद रखिएगा। मैं यहां आर नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां एन लिख रहा हूं, उसके नंबर से डिवाइड करना है। ये मैंने 5 से डिवाइड किया। यहां 4 ओम का सभी रहता तो भी यही आंसर आता, अगर 3 ओम का, 10 ओम का, 50 ओम का रहता तब भी यही आंसर आता हमारा। क्लियर है? तो बात साफ है कि हर रेजिस्टेंस 4 वोल्ट के बराबर पोटेंशियल को ड्रॉप करेगा। क्लियर है? यानी कि देखो हाई वोल्टेज इधर है ना, लो वोल्टेज इधर है, तो करंट किधर से किधर जाएगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ ऐसे जाएगा। यानी आप इस रजिस्टर को पार करेंगे, वोल्टेज डिक्रीज करेगा, इसको पार करोगे फिर डिक्रीज करेगा, इसको पार करोगे फिर डिक्रीज करेगा, हर एक पर डिक्रीज करेगा। क्लियर है? तो इसको पार करेंगे, कितना डिक्रीज करेगा, 4 वोल्ट जो यहां पर मिला, 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट डिक्रीज करेगा। अब ये जो 4 वोल्ट डिक्रीज करेगा, खुद सोचो कि 50 वोल्ट में 4 वोल्ट डिक्रीज करेगा, कितना बचा, कितना बचा, 46 वोल्ट। देखिए यहां पर 46 वोल्ट। अब फिर देखो यहां 46 वोल्ट आया, फिर अगर इसको पार करेंगे 4 वोल्ट और डिक्रीज करेगा, 46 में 4 डिक्रीज करेगा, कितना आएगा, 42। ये देखो 42 वोल्ट यहां पर आ गया। अब इसको पार करोगे ना, फिर वोल्ट डिक्रीज करेगा, 42 में 4 डिक्रीज करके 38 आएगा, फिर इसको क्रॉस करोगे 4 वोल्ट डिक्रीज करेगा, 38 में 4 डिक्रीज करके 34 वोल्ट आएगा, और फिर इसको क्रॉस कर जाओगे 4 वोल्ट और डिक्रीज करेगा, और अल्टीमेटली देखो यहां आ गया 30 वोल्ट इसके इक्वल। तो ये काम तब करना है जब रजिस्टर सीरीज में हो, ये काम तब करना है जब हर एक रजिस्टर सेम वैल्यू का हो। गलती से भी आप यहां पर तब ये प्रोसेस अप्लाई मत कीजिएगा जब रजिस्टर सेम वैल्यू का ना हो, और यहां नंबर ऑफ रजिस्टर से डिवाइड करना है। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो देखो यहां पर मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने रखा है। ये उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, इसको बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये थर्ड एक्सरसाइज है, यहां पर ये सब न्यूमेरिकल्स दिया गया है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी दिक्कत होगा व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसका अगर आंसर ही सिर्फ देखना है तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? तो अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 11-12 के सिलेबस का, या फिर कहा जाए इंजीनियर ये आईआईटी और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक में से एक है। ये अभी आगे कुछ और क्लास चलेगा, मैंने तो उस लेवल से उठाया जो कि आपने क्लास 10th में स्टडी किया था। क्लियर है? एक बात मैं फिर यहां कहना चाहता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स को फोकस कर रहा हूं इस वीडियो में। फॉर्मूला के प्रूफ पर मैं यहां फोकस नहीं कर रहा हूं। न्यूमेरिकल्स कैसे बनेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इस चीज को हम लोग यहां पे देख रहे हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्लास अभी कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आगे का वीडियो मत छोड़िएगा।
लगातार अभी कुछ वीडियो में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्लास चलेगा और इस तरह से चलेगा कि अगर आपने सारे वीडियो को 1 से 2 बार अगर देख लिया तो मैं आपको बताता हूं कि एक सिंगल न्यूमेरिकल्स कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपके हाथ से नहीं छूटेगा, चाहे वो आईआईटी का एग्जाम हो या फिर उससे भी अपर लेवल का कोई एग्जाम हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।